ओपन कर रखा है। यह वाला जो पार्ट है इसको आर्मेचर बोलते हैं और मोटर के केज में आप देखोगे तो दो परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है। दोनों मैग्नेट के बीच में इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर हमें यह दिखाई नहीं देता है, बस अपने होने का एहसास दिलाता है। जैसे मेरे पास एक कील है, यदि इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेकर जाता हूं तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यदि मैं इस कील को इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करूंगा तो इसमें वोल्टेज जनरेट होगा। अब इस आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं और जोरदार घुमाने का, तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और बल्ब भी जल रहा है। तो यही तो मैंने बताया था, सॉरी मैंने नहीं, आज से कई साल पहले मिस्टर फेराडे ने बताया था, जिसको अभी हमने देखा था कि आर्मेचर के ऊपर एक कंडक्टर ही तो लपेटा हुआ है। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइन्स है उनको रोटेट करते हुए कट करेगा तो इस कंडक्टर को एक फोर्स फील होगा और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और इंटरेस्टिंगली वोल्टेज का दूसरा नाम फोर्स ही होता है। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना आसान है नहीं। जब बड़े लेवल पर सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं तो कंसेप्ट तो यही काम करता है, लेकिन थोड़ा इसको मॉडिफाई करना जरूरी है। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके अलावा विंड टर्बाइन और भी जितने पावर प्लांट है सभी मिलकर 80 से 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इन सभी में ऑलमोस्ट एक ही जनरेटर यूज होता है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। और आज के टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें इस जनरेटर की छोटी सिस्टर सिंक्रोनस मोटर लगी रहती है। अब मैं तो यही कहूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, आपके आधे अधूरे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस मोटर के एग्जाम्पल में अपन ने देखा मोटर में परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है जिसका मैग्नेटिक फील्ड एकदम फिक्स होता है, लेकिन एक मैग्नेट हमारे पास में और होती है। यदि एक वायर को हम कुछ इस तरीके से लपेटकर एक कोयल बना लेंगे और इस कोयल में डीसी सप्लाई देंगे तो कोयल अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अब इस परमानेंट मैग्नेट के फील्ड और इस कोयल वाले फील्ड में एक पैसे का ही फर्क नहीं है, दोनों में ही नॉर्थ और साउथ पोल है। बस इतना सा फर्क है, यदि हमने कोयल की डीसी सप्लाई हटा दी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगा, इसलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात है, यदि हम वोल्टेज की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और परमानेंट मैग्नेट का फील्ड उसके पास में हमेशा रहेगा जिंदगी भर तक। अब उसको इंक्रीज तो नहीं कर सकते, लेकिन टाइम के साथ में वह कमजोर जरूर हो जाएगा। यह एक छोटी मोटर है, इसलिए इसकी वाइंडिंग रोटर पर की हुई है, तो वाइंडिंग रोटेट करती है और मैग्नेट फिक्स होती है। लेकिन जब हम सिंक्रोनस जनरेटर पर पहुंचते हैं तो एक सिंक्रोनस जनरेटर 1500 मेगा वोल्ट एम्पियर पावर जनरेट करता है, जो साइज में काफी बड़े होते हैं। और इतने बड़े जनरेटर में यदि आर्मेचर वाइंडिंग हमने रोटर पे लगा दी तो यह तबाही मचा देगा, क्योंकि इंडिया में थर्मल पावर प्लांट पे लगा हुआ सिंक्रोनस जनरेटर 3000 आरपीएम की स्पीड में रोटेट करता है। और इतनी हाई स्पीड में आर्मेचर वाइंडिंग यदि रोटेट करेगी और बाय चांस इसका कोई पार्ट इतनी स्पीड में खुल जाए तो बंदूक की गोली की स्पीड से जाएगा। और इतनी हेवी मशीन रोटेट करेगी तो आसपास के एरिया में बहुत वाइब्रेशन होगा। इसलिए बड़े जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग फिक्स होती है जो स्टेटर पर बाहर की साइड में लगी रहती है, जिसका एक बड़ा बेनिफिट है कि यह वाइंडिंग गर्म होगी तो इजीली इनको कूलिंग प्रोवाइड की जा सकती है। और स्टेटर फिक्स होने की वजह से हेवी वोल्टेज और करंट को इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। अब हमें वोल्टेज जनरेट करने के लिए इसके रोटर पर परमानेंट मैग्नेट को सेट करना होगा, क्योंकि फेराडे ने कहा था वोल्टेज जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है और वह भी रोटेट करना चाहिए। इतना बड़ा जनरेटर है, यदि हमने बड़ी परमानेंट मैग्नेट बना ली और गलती से वह कहीं इधर उधर चिपक गई तो भाई साहब उसको छुड़वाना हमारे तो बस की बात नहीं है। कहने का मतलब उसको एग्जैक्टली रोटर पे सेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम रोटर पर सेट कर देंगे। पर मैंने अभी बताया कि परमानेंट मैग्नेट की लाइफ बढ़ने पर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, तो फिर हमें टेम्परेरी मैग्नेट की तरफ जाना पड़ता है जिसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है और मैग्नेट का मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो यह एक सेलिएंट पोल रोटर है जिसके ऊपर 4 पोल लगे हुए हैं और इन 4 पोल पर हम एक वाइंडिंग सेट करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके, और इस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना, यह एक सिंपल सी कोयल थी और जैसे ही हमने इसको रोटर पे लगाया तो इसका नाम बदल के हमने कर दिया फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग में जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब रोटर में डीसी सप्लाई देने के लिए हम एक्सटर्नल बैटरी को यूज करते हैं। रोटर पे स्लिप रिंग लगी रहती है जिससे फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई जाती है। जब फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दी जाएगी तो यहाँ पर मैग्नेट के पोल जनरेट होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि हम इस फील्ड वाइंडिंग में एसी सप्लाई देंगे तो क्या यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज में लिया जा सकता है या नहीं? एक इंपॉर्टेंट बात, जनरेटर का रोटर थर्मल पावर प्लांट पर टरबाइन रोटेट करवाता है। अदर पावर प्लांट में जो भी एनर्जी का सोर्स है उससे रोटेट करवाया जाता है और हम मान के चलते हैं कि टरबाइन के पास में इनफाइनाइट एनर्जी होती है।
तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्टेटर पे एक वाइंडिंग रखते हैं जो सिंपल सी एक कोयल है बस, और रोटर को रोटेट करवाते हैं। जब फील्ड लाइन स्टेटर वाइंडिंग को कट करेगी तो स्टेटर वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जनरेट होगा, यानी वोल्टेज जनरेट होगा। थोड़ा इसको आसान करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दी और रिजल्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला। यह मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर कोयल पे पहुंचेगा और स्टेटर कोयल में भी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस रोटर वाले फील्ड से। तो अब जो स्टेटर है वह मैग्नेटिक फील्ड को वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा जिसको ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन यह ईएमएफ अल्टरनेटिंग होगा, कहने का मतलब एसी वोल्टेज होगा। तो सिंपल कहें तो जज्बात ही बदल गए, डीसी सप्लाई दी थी और एसी मिल रही है। जब रोटर का नॉर्थ पोल इस पोजीशन पर होगा तो आप देखोगे बहुत कम फील्ड लाइन स्टेटर वाइंडिंग को कट कर रही है। जैसे जैसे रोटर आगे बढ़ेगा तो फील्ड लाइन स्टेटर वाइंडिंग को ज्यादा कट करेगी, तो स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। जब रोटर और रोटेट करेगा तो अब फ्लक्स लाइन वापस कम हो रही है तो वोल्टेज की वेवफॉर्म भी कम होने लगेगी। नॉर्थ पोल के जाते ही साउथ पोल आ जाएगा और साउथ पोल के अंदर आप देखोगे जो फील्ड की लाइंस है उसकी डायरेक्शन रिवर्स साइड में है। तो जैसे जैसे रोटर रोटेट करेगा वैसे वैसे वोल्टेज की वेवफॉर्म रिवर्स डायरेक्शन में भी बनती जाएगी, ठीक नॉर्थ पोल के जैसे। इस तरीके से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। अब फिलहाल हमारे पास में स्टेटर पर एक ही वाइंडिंग है तो स्टेटर पर हम 3 वाइंडिंग सेट करते हैं। तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज एंगल पर होती है और जब इन तीनों वाइंडिंग के अंदर रोटर रोटेट करेगा तो हमें 3 फेज सप्लाई मिलती है। सिंक्रोनस जनरेटर की स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है, जहां तीनों वाइंडिंग के एक एक वायर से 3 फेज निकलेंगे RYB। बचे हुए तीनों को जोड़कर एक कॉमन वायर निकाल देंगे और इस कॉमन वायर को न्यूट्रल वायर बोलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो डीसी सप्लाई को एसी में बदला गया है, फिर पावर जनरेट कैसे हुई। तो हम रोटर के फील्ड में बहुत कम अमाउंट में डीसी सप्लाई देते हैं जिससे सिर्फ फील्ड जनरेट हो जाए और टर्मिनल आउटपुट में हमें ट्रेमेंडस अमाउंट में पावर मिलती है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इतना आसान काम नहीं है। यदि आपके दिमाग में कुछ हलचल हुई हो तो टरबाइन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और जब रोटर का फील्ड स्टेटर वाइंडिंग को कट करेगा तो स्टेटर वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा और यह टॉर्क टरबाइन वाले मैकेनिकल टॉर्क को ओपोज करेगा। कहने का मतलब यह टॉर्क टरबाइन के टॉर्क के खिलाफ होता है, यह नहीं चाहता कि टरबाइन इसे रोटेट करवाए और इसी ओपोजिशन से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। जिस तरीके से फ्रिक्शन हमारे आगे बढ़ाने को ओपोज करता है जिससे हम चल पाते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पे है। तो इस नेचर को सही से चलने के लिए ओपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर ओपोजिशन होगा वह सिस्टम बहुत ही शानदार चलेगा। लेकिन कुछ लोग शायद आपको पता होंगे कि आजकल उनको ओपोजिशन पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों नेचर का रूल है, जब नेचर की सपाट पड़ेगी तो लाइन में आना ही पड़ेगा। अब इस रोटर की एक प्रॉब्लम भी है, जब रोटर हाई स्पीड में रोटेट करेगा तो मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे एक पोल से दूसरे पोल के बीच में बहुत ज्यादा गैप है जिसको एयर गैप बोलते हैं। और यदि स्पीड में रोटेट किया तो पूरे जनरेटर के अस्थि पंजर बिखर जाएंगे। तो सेलिएंट पोल रोटर की एक लिमिट होती है, ये स्पीड में रोटेट नहीं कर सकता। तो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर हाइड्रो पावर प्लांट या विंड टरबाइन में लगे रहते हैं जहां पर जनरेटर की स्पीड कम होती है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट पर टरबाइन जनरेटर को 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करवाता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर में एक दूसरा रोटर लगाया जाता है जिसका नाम है सिलेंड्रिकल पोल रोटर। दोनों ही रोटर पर डीसी सप्लाई दी जाती है और सेम ही तरीके से काम करते हैं, बस इनकी एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है और यहाँ पर एयर गैप भी नहीं है, जिसकी वजह से यह रोटर हाई स्पीड में रोटेट कर सकता है। सिंक्रोनस जनरेटर का एक और बेनिफिट होता है, हम फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जनरेटर आउटपुट में ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। तो जब जनरेटर पे लोड कम या ज्यादा होता है तो हम फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज से जनरेटर के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरेटर के आउटपुट को इस सब स्टेशन में भेजा जाता है जहां पर बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और बहुत सारी डिवाइसेस लगी रहती है। तो अभी कुछ देर में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से जानेंगे। ट्रांसफार्मर ही वह डिवाइस है जो जनरेटर से मिल रहे वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। आपने नोटिस किया होगा कि मोबाइल के चार्जर पर फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज लिखी रहती है, जिसके पीछे रीजन यही जनरेटर होता है, क्योंकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है और इंडिया में 50 हर्ट्ज। तो कंपनी चार्जर को इसी रेंज में बनाती है। अभी मैंने आपको बताया कि टरबाइन जनरेटर को 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करवाता है और सिलेंड्रिकल पोल रोटर पर 2 ही
पोल होते हैं। स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। स्पीड 3000 है, पोल 2 रखने पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिलती है। तो यह हमारे इंडिया का सिस्टम है। अब इसी जनरेटर में यदि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज चाहिए तो जनरेटर की स्पीड 3600 आरपीएम करनी होगी, जिसका मतलब है अमेरिका का जनरेटर इंडिया के जनरेटर से ज्यादा स्पीड में रोटेट करता है। लेकिन सेलिएंट पोल रोटर में 4 पोल लगे हुए हैं और हम चाहे तो नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है तो स्पीड मिलेगी 375 आरपीएम। तो जहां पर कम स्पीड होती है वहां पर इस रोटर को काम में लिया जाता है। इस जनरेटर में बाहर से भी डीसी सप्लाई दी जा सकती है और रोटर के शाफ्ट पे एक छोटी डीसी मोटर का मैकेनिज्म बनाकर कम्यूटेटर से डीसी सप्लाई को फील्ड में दिया जा सकता है। अब सिंक्रोनस मोटर भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन उसमें रोटर के साथ में 3 फेज सप्लाई स्टेटर में भी दी जाती है। इसलिए सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मशीन बोला जाता है। स्टेटर पर दी हुई 3 फेज सप्लाई से स्टेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, जिनको फ्लक्स लाइन भी बोलते हैं, और रोटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी डीसी सप्लाई से। और अब स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ में लॉक हो जाएगी और अब रोटर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ साथ में रोटेट करेगा। कहने का मतलब स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाएगी। इसीलिए इस मशीन को सिंक्रोनस मशीन बोला जाता है। तो गाड़ियों में दी गई डीसी सप्लाई से फील्ड को कम ज्यादा करके गाड़ी की पावर को बढ़ा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो इस मोटर को अब की बार टायर से पावर मिलेगी ठीक टरबाइन की तरह। तो यह जनरेटर का काम करेगी क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के लिए सप्लाई गाड़ी की बैटरी से मिल जाएगी और रोटर को तो गाड़ी के टायर रोटेट करवा ही रहे हैं। सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ही वह डिवाइस है जो जनरेटर से मिल रहे वोल्टेज को हैंडल करता है। अब यह जो आप ट्रांसफॉर्मर देख रहे हो यह आपको सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल सकता है, पावर जनरेशन प्लांट में, क्योंकि यह एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। बाकी जितने भी ट्रांसफॉर्मर हम देखते हैं वह सभी वोल्टेज को डाउन करते हैं, जिनको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पावर ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, फिर भी यह 11000 वोल्ट को एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर स्टेप अप और डाउन कर देता है। इसके अलावा 3 फेज इंडक्शन मोटर और भी ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि यह भी सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह ही काम करती है, लेकिन बस रोटेट करती है। सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी पर नहीं। इसे थोड़ा आगे विद कंसेप्ट समझ लेंगे। तो मिस्टर फेराडे कहते हैं कि जब आप किसी वायर में सप्लाई देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। यह फोर्स अपने आसपास में एक फील्ड जनरेट करेगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन एसी केस में यह फील्ड बाई डायरेक्शनल होता है। कुछ ऐसी अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म होती है, यहाँ से यहाँ तक वेवफॉर्म इंक्रीज हो रही है तो वायर में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वापस कम होने लगेगी। यहाँ से वेवफॉर्म नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल लेगा और फील्ड की स्ट्रेंथ ठीक पॉजिटिव साइड के ऑपोजिट होगी। यदि कुछ ऐसी कोयल में एसी सप्लाई दी जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी जनरेट होंगे, लेकिन यह पोल बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म। यदि इसी कंडीशन में डीसी सप्लाई दी जाएगी तो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से यह कोयल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगी। इस कोयल को इंडक्टर भी बोल सकते हैं और डीसी सप्लाई में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं करते हैं। यदि पावर ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई दी गई तो अपने आसपास में इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि यह सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेगा। इस कोयल के पास में हम सेम दूसरी ठीक ऐसी ही कोयल लेकर आएंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कोयल को कट करेगी, जिससे इस कोयल में भी एक फोर्स जनरेट होगा जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इन शॉर्ट ईएमएफ। और वोल्टेज का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फोर्स ही होता है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनको टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लक्स लाइन बोलते हैं और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिससे पावर ट्रांसफर होती है। तो एक तरीके से वायरलेस पावर ट्रांसफर हो रही है और इसी कंसेप्ट को यूज में लेकर वायरलेस चार्जर भी बने हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि वायरलेस चार्जर फोन में एसी सप्लाई ही भेजते हैं, जबकि हमारा स्मार्टफोन डीसी पर ऑपरेट करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? रीजन फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर से लिखना। पावर ट्रांसफार्मर की आयरन की कोर में कुछ ऐसी छोटी छोटी पत्तियां होती है और इन सभी ब्लेड्स पर वार्निश की कोटिंग की जाती है। इसके पीछे का रीजन थोड़ा आगे समझेंगे। और सभी ब्लेड को एक साथ जोड़कर फिर से दोनों साइड में इम्प्रेग्नेटेड पेपर की कोटिंग की जाती है, जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। और उसके बाद में दोनों कॉइल को सेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर की कोयल कोर को टच नहीं करती है। अब इन कोयल को हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो इसमें जो फ्लक्स लाइन इंड्यूस होगी उनको आयरन की कोर पाथ प्रोवाइड करवाती है सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने के लिए, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल टर्न 100 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टोटल टर्न 50 है। यहाँ पर आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो एक टर्न है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेम टू सेम इतना ही ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न में जनरेट होगा, क्योंकि जितनी फ्लक्स लाइन इस एक टर्न से निकल रही है उतनी ही तो सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न में पहुंचेगी। तो अब यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग पर फोकस करें तो सभी के सभी टर्न सीरीज में कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज हमें मिलेगा वह सभी टर्न्स में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसी का टोटल तो होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज यानी ईएमएफ इक्वल होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स के। ऐसा ही प्राइमरी वाइंडिंग में होगा ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ईएमएफ और वोल्टेज में एक छोटा सा फर्क होता है। वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल पर लगा हुआ है, जब ये वाइंडिंग में पहुंचेगा तो वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है। और जैसे ही वोल्टेज कम होता है तो हम उसको बोलते हैं कि इतना इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में 100 वोल्ट हमने दिया तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि 50 टर्न में से सभी टर्न की कैपेसिटी 1 वोल्ट की है और सब ने अपना अपना 1 वोल्ट लेकर 50 वोल्ट दे दिया, जो हमें सेकेंडरी में मिलेगा, यानी वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके वोल्टेज बढ़ाया जाता है। अब थोड़ी आसानी के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी। एक स्टेप और आगे बढ़े तो करंट भी आ जाता है और करंट वोल्टेज का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर यदि वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है, क्योंकि पावर हमेशा फिक्स रहती है। वोल्टेज करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है, पावर नहीं बदली जा सकती। जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ फ्लक्स लाइन भी जनरेट करेगा। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसमें सर्कुलेटिंग करंट भी जनरेट होगा और इस सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट बोलते हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पानी में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ ऐसा भंवर बनता है, ठीक ऐसा ही एडी करंट होता है जो कोर में घूमता है। इसलिए आयरन की कोर को सबसे पहले पतली पतली पत्तियों में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद में एक एक ब्लेड को लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेशन की थिकनेस 0.25 mm से 0.50 mm तक होती है। इसी लेमिनेशन की वजह से जो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वह रिड्यूस हो जाता है और एरिया का रेजिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन होता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस आपको पता है करंट का दुश्मन होता है। तो इस तरीके से एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में जो आयरन की कोर होती है वह एक्चुअल में कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जो हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिड्यूस करती है। हिस्टैरिसीस लॉसेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसी की वजह से इंड्यूस होते हैं। और आपको पता है जो ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज सुनाई देती है वह इसी मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने की वजह से सुनाई देती है, जिसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर की कोर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो एक हमिंग नॉइज जनरेट करती है। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन मेन यही है। ट्रांसफार्मर में ठीक ऐसी ही 3 वाइंडिंग होती है 3 फेज के लिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो उसमें आयरन की कोर कुछ ऐसी होती है 3 फेज सिस्टम के लिए, जिसमें सबसे पहले हर फेज के लिए प्राइमरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है। यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं और वोल्टेज कम और करंट ज्यादा होता है, तो यहाँ पर काफी थिक कॉपर वायर काम में लिए जाते हैं। यह कॉपर वायर कम्प्लीटली इंसुलेटेड रहते हैं।
प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को तैयार किया जाता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। पावर ट्रांसफर इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होती है। वाइंडिंग का कनेक्शन दो अलग अलग कनेक्शन में किया जाता है। जो हाई वोल्टेज साइड होती है वह स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। स्टार कनेक्शन में 3 फेज और न्यूट्रल भी मिलता है, इसलिए आपने हाई वोल्टेज लाइन के साथ में हमेशा एक एक्स्ट्रा वायर देखा होगा जो न्यूट्रल का होता है। लो वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। इसमें सिर्फ 3 फेज होते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे पता है थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल है, पर टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है। सही से दे दिया तो आपके कमेंट को मैं पिन जरूर से करूंगा। ट्रांसफॉर्मर की एक साइड स्टार में कनेक्टेड रहती है तो दूसरी साइड डेल्टा में कनेक्टेड रहती है, और ऐसा हमेशा ही होता है कि ट्रांसफॉर्मर की एक साइड दूसरी साइड के जस्ट ऑपोजिट कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। रीजन फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर से लिखना। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को टैंक में रखा जाता है और टैंक में ऑयल भरा रहता है। ट्रांसफॉर्मर में मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल यूज होता है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। इस ऑयल के 2 पर्पज है। यह ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग भी करता है और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है। इतना सब होने के बाद ट्रांसफॉर्मर को पैक कर दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बॉडी से टच नहीं हो जाए इसलिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड के लिए बूसिंग लगी रहती है जो एक इंसुलेटर ही है। यह बूसिंग पोर्सलेन की बनी होती है। पावर ट्रांसफॉर्मर के साइड में बड़े बड़े रेडिएटर लगे रहते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी पतली पतली प्लेट होती है और बीच में से एयर फ्लो होने के लिए जगह होती है। जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर होता है तो वाइंडिंग काफी गर्म होने लगती है और वाइंडिंग के कांटेक्ट में आकर ऑयल भी गर्म होने लग जाएगा और ऑयल गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा और रेडिएटर से होकर फ्लो होने लगेगा। रेडिएटर बेसिकली जो ऑयल का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है और जब ऑयल गर्म रेडिएटर से फ्लो होगा तो नेचुरल एयर इस गर्मी को लेकर आगे निकल जाएगी। पावर ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग के लिए रेडिएटर पर बड़े बड़े फैन भी लगे रहते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने लग जाते हैं जब ट्रांसफॉर्मर ज्यादा गर्म होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मर अपने रेटेड टेम्परेचर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऊपर चला जाता है तो इंसुलेशन की लाइफ हाफ हो जाती है। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक बड़ा और टैंक लगा रहता है जिसको कंजर्वेटर बोलते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मर के लिए एक्सेस ऑयल भरा रहता है। यह टैंक ऑयल से आधा ही भरा रहता है क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर होता है तो ऑयल गर्म होकर एक्सपेंड करने लगेगा। ऐसी कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर कहीं फट ना जाए इसलिए ऑयल एक्सपेंड होकर कंजर्वेटर में चला जाता है। कंजर्वेटर से एक डिवाइस और कनेक्टेड रहती है जिसको ब्रीदर बोलते हैं। तो ऑयल एक्सपेंशन की वजह से गैस बाहर निकलेगी, उसको ब्रीदर से एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ब्रीदर का काम कुछ और ही होता है। जब ट्रांसफॉर्मर का तेल ठंडा होगा तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और ट्रांसफॉर्मर बाहर से हवा को अंदर खींचेगा। इस कंडीशन में एनवायरनमेंट के अंदर एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और यह मॉइस्चर ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में चली गई तो वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। इसलिए ब्रीदर में सिलिका जेल भरा रहता है जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड की वजह से वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज हो जाता है और ऑयल में बबल्स क्रिएट होने लगते हैं और इन बबल्स की वजह से ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारी गैसेस इंट्रोड्यूस होती है और ट्रांसफॉर्मर टैंक का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो कंजर्वेटर और ट्रांसफॉर्मर टैंक के बीच में एक रिले लगी रहती है जिसका नाम बखोल्स रिले है। यह रिले पूरी की पूरी ऑयल से भरी रहती है और इस रिले के अंदर एक ट्यूब होती है जो एक एंगल पर कुछ इस तरीके से सेट रहती है और इसके अंदर मरकरी भरा रहता है और मरकरी आपको पता है एक कंडक्टिंग मेटल है। तो ट्रांसफॉर्मर टैंक में प्रेशर बढ़ने की वजह से टैंक में गैस जनरेट हो रही है, वह इस रिले में आने लगेगी और ऑयल धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर लगा फ्लोट भी स्ट्रेट होने लगेगा जिसकी वजह से फ्लोट से जुड़ी मरकरी इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में कनेक्शन बना देगी और एक जबरदस्त अलार्म बजने लगेगा। अलार्म को सुनकर जीएसएस में बैठा हुआ जूनियर इंजीनियर ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। लेकिन मान लो कि अलार्म काम ना करे तो बखोल्स रिले के अंदर सेम ऐसी ही एक ट्यूब और होती है। तो जब सीवियर फॉल्ट होता है तो गैसियस प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑयल और नीचे आने लगेगा और यह स्विच भी एक्टिवेट हो जाएगा ठीक ऊपर वाले जैसे ही। इस स्विच का काम है ट्रांसफॉर्मर के पास लगे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजना जिससे सर्किट ब्रेकर ही ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। एक वर्स्ट सिचुएशन और लेकर चलते हैं। मानकर चलते हैं कि सर्किट ब्रेकर भी ऑपरेट नहीं हुआ और टैंक के अंदर जबरदस्त ऑयल का प्रेशर क्रिएट हो गया। यदि यह टैंक फट गया तो
ऑयल काफी गर्म है और काफी दूर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से फायर को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह ऑयल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है और एक 400 केवीए ट्रांसफॉर्मर में 450 लीटर ऑयल भरा रहता है। तो टैंक के ऊपर एक एक्सप्लोजिव वेंट लगा रहता है, जिससे ऑयल जिस तरीके से हमारे घर में कुकर ऑपरेट होता है, ठीक उसी तरीके से यह ऑपरेट होगा और हाई प्रेशर को बाहर रिलीज कर देगा। लेकिन जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और होता है। ट्रांसफॉर्मर के पास में ही जमीन के अंदर टैंक बनाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑयल ट्रांसफॉर्मर टैंक से इन्हीं टैंक के अंदर चला जाएगा और ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पावर ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं है। जब ट्रांसफॉर्मर को ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जाता है तो हाई इनरस करंट जनरेट होता है, जो फुल लोड करंट का 4 से 5 गुना होता है, जो वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए पावर ट्रांसफॉर्मर को हमेशा इस वेवफॉर्म के पीक पॉइंट पर स्टार्ट किया जाता है, ताकि इनरस करंट को रिड्यूस किया जा सके। ट्रांसफॉर्मर को लाइन से कनेक्ट करने से पहले प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ एक सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, फॉल्टी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करने के लिए, और उससे पहले लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है, जो लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करवाता है और लाइन में आ रहे एक्स्ट्रा सर्ज को ग्राउंड कर देता है। पावर ट्रांसफॉर्मर काफी हेवी और कॉस्टली इक्विपमेंट आते हैं। यदि ये डैमेज होते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट को डैमेज कर देते हैं, इसलिए इनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो एक बार पावर ट्रांसफॉर्मर 400 केवीए या 220 केवीए जीएसएस में जाकर जरूर से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।